नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। जैसा कि हम पढ़ रहे थे प्लेटो एक दार्शनिक के रूप में, तो हमने प्लेटो के बारे में बहुत कुछ जान लिया है। आज इस क्लास में हम पढ़ेंगे जो प्लेटो के राज्य संबंधी विचार थे, किस प्रकार का प्लेटो के द्वारा राज्य विस्तार की नीति अपनाई गई थी, प्लेटो कौन से राज्य की मांग करते थे, किस प्रकार के राज्य की उन्होंने व्याख्या की थी, तो सभी चीजें इस क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत कर लेते हैं प्लेटो की जो नीतियां थी राज्य विस्तार को लेकर के। सबसे पहले हमारा रहेगा कि राज्य कितने प्रकार का उस समय माना जाता था। तो राज्य के उत्तरोत्तर चरण के बारे में अगर हम बात करें, उत्तरोत्तर चरण के बारे में उत्तरोत्तर चरण के बारे में हम बात करें तो कितने प्रकार के राज्य उस समय संकल्पना की गई थी। सबसे पहले हम देखें तो सबसे पहले जो राज्य माना गया था उसमें वो था एक प्रकार का सवस्त राज्य था। सवस्त राज्य, सवस्त राज्य को उस समय आदिम राज्य या मूल राज्य के नाम से भी जाना जाता था। आदिम राज्य या मूल राज्य की संकल्पना के नाम से भी उसको जाना जाता था। अब देखिए सबसे पहले इसके संबंध में ग्लोकोन जो प्लेटो के भाई थे, ग्लोकोन क्या कहते थे इस राज्य के बारे में। ग्लोकोन का मत था कि यह एक इस प्रकार का राज्य है जिसे हम सूरों का नगर भी कह सकते हैं। ऐसे राज्य को उन्होंने कहा था सूरों का नगर। सूरों का नगर क्यों कहा था? इस प्रकार के राज्य को उन्होंने सूरों का नगर कहा था क्योंकि इसलिए कहा था कि यह जो नगर स्थापित हुआ है, यह जो नगर स्थापित हुआ है, यह एक इनके पीछे एक स्वार्थ की भावना होती है। स्वार्थ के रूप में लोग काम करते हैं। किस प्रकार का स्वार्थ चाहिए इन्हें? अपना आर्थिक स्वार्थ। लोग आर्थिक पूर्ति के लिए, आर्थिक स्वार्थ के लिए यहाँ पर लोग अपना काम करते हैं। तो यहाँ पर लोग किस में सिमटे हुए हैं? केवल आर्थिक भोग के लिए, जहां पर लोगों की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो, भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो। इस प्रकार के राज्य के अंदर लोग वही लोग रहते हैं जो अपना आर्थिक स्वार्थ चाहते हैं और अपनी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। इस प्रकार के लोगों का जो राज्य होता है वो एक प्रकार का सूरों का नगर होता है। ठीक है ना? तो यहाँ पर क्या बताया उन्होंने? यह बताया यार राज्य तो स्वस्थ होगा पर पर्याप्त होगा, पर्याप्त नहीं होगा। यानी क्या बताया यहाँ पर? इंपॉर्टेंट चीज है, राज्य स्वस्थ तो होगा, राज्य स्वस्थ तो होगा लेकिन पर्याप्त नहीं होगा। लेकिन पर्याप्त नहीं होगा। क्यों पर्याप्त नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर जो लोग निवास करते हैं वह पर्याप्त नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर जो लोग निवास करते हैं उनके पास कोई राजनीतिक समाज नहीं है, किसी प्रकार का राजनीतिक समाज नहीं है। उनके पास क्या है? केवल वे लोग आर्थिक स्वार्थ के लिए, आर्थिक स्वार्थ के लिए काम करते हैं, अपनी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। तो इनके पास कोई राजनीतिक क्रियाविधि नहीं होगी। तो सभी लोग हैं वो एक पशु के समान रहेंगे। किस प्रकार के? पशु के समान रहने वाले लोग हैं वो इस आदर्श राज्य में रहते हैं, मूल आदिम राज्य के अंदर, मूल राज्य के अंदर या स्वस्थ राज्य के अंदर रहते हैं। दूसरा जो उन्होंने प्रकार बताया था उस समय का जो राज्य की संकल्पना थी, दूसरा वो था विलासतापूर्ण राज्य। वो था विलासतापूर्ण राज्य, विलासतापूर्ण राज्य। दूसरा जो उसमें राज्य की संकल्पना की गई थी वो था विलासतापूर्ण राज्य। तो यहां पर देखिए, यहां पर उन्होंने क्या बताया था? दार्शनिक मानते थे कि जब मानव भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए स्वार्थ सिद्ध करेगा, अपना स्वार्थ के लिए स्वार्थ की भावना से रहेगा। यानी जब व्यक्ति भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपने स्वार्थ के साथ रहेगा तो उसकी क्या होगी? इच्छाएं बढ़ेगी। क्या होगी? इच्छाएं बढ़ेगी। और इच्छाएं बढ़ने के साथ उसके अंदर क्या पनपेगी? विलासता पनपेगी। उनके साथ क्या होगी? विलासता का भाव, विलासता का भाव बढ़ने लगेगा। तो यह किस प्रकार का एक विलासतापूर्ण साम्राज्य हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए लोगों की इच्छाएं तो ज्यादा है, इच्छाएं बढ़ेगी, लेकिन क्या होगी? संसाधन सीमित होंगे। इच्छाएं बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, जबकि जबकि संसाधन क्या होंगे? सीमित होंगे। जबकि संसाधन सीमित अवस्था के अंदर होंगे तो यहाँ पर क्या होगा? यह एक संपूर्ण राज्य की भावना से लोग यहाँ पर निवास नहीं करेंगे। तो यह एक विलासतापूर्ण साम्राज्य, विलासतापूर्ण राज्य होगा। तीसरा जो उन्होंने उस समय की जो संकल्पना की गई थी वो थी न्यायपूर्ण राज्य।
तीसरी जो संकल्पना थी वो थी न्यायपूर्ण राज्य। न्यायपूर्ण राज्य, या इस राज्य को कहा भी गया था श्रेणी मुल्क राज्य। श्रेणी मुल्क राज्य, श्रेणी मुल्क राज्य की संकल्पना है वो दी गई थी। देखिए यहां पर सबसे पहले ग्लूकोन ने बताया था कि जो प्रथम नगर था, जो प्रथम नगर था वो सूरों का नगर था। किस प्रकार का? सूरों का नगर था। सूरों का नगर था। क्यों था? क्योंकि लोग स्वार्थ की भावना से रहते हैं, स्वार्थ, अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए। दूसरा तो उन्होंने बताया था उसमें का जो राज्य था वो था विलासतापूर्ण। उसके अंदर क्या होता है, इच्छाएं बढ़ती जाएगी, इच्छाएं बढ़ेगी, इच्छाएं बढ़ेगी, संसाधन सीमित होंगे। संसाधन क्या होंगे? सीमित होंगे, संसाधन सीमित होंगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार के लोग है वो कैसे रहेंगे? इस प्रकार के लोग है वो कैसे रहेंगे भाई? एक जानवरों की तरह रहेंगे, जानवरों के कीट पतंगों की जैसे ये पशु पक्षी है, पक्षी होते हैं, वो अपनी इच्छाएं तो पूर्ण करते हैं लेकिन उसके अंदर कोई राजनीतिक भावना नहीं होती, ठीक है ना। उसी प्रकार मनुष्य रहने लगेगा। तो ये दोनों प्रकार के राज्य वो प्लेटो को पसंद नहीं थे। प्लेटो ने ऐसे राज्यों को नकारा था, प्लेटो ने नकारा था ऐसे राज्यों के लिए। प्लेटो का जो राज्य था वो था न्यायपूर्ण, ठीक है ना। जो सबसे अंत में आता है, सबसे अंत में जो राज्य आता है, में राज्य की जो कल्पना होती है वो थी एक आदर्श राज्य। वो था एक आदर्श यानी श्रेणी मूलक राज्य। वो था एक श्रेणी मूलक राज्य जिसमें क्या था भाई? न्याय के साथ लोग है वो निवास करते थे, ठीक है ना। यहाँ पर इस राज्य के अंदर, न्याय वाले राज्य के अंदर उन्होंने तीन जो वर्ग पैदा किए थे। एक तो था शासन वर्ग। कौन सा था? शासन वर्ग। एक था सैन्य वर्ग, सैन्य वर्ग। और तीसरा था उत्पादक वर्ग, उत्पादक वर्ग। देखिए इन्हें, इन दोनों को कहा गया था मूल रूप से संयुक्त रूप से संरक्षक, ठीक है ना। यहाँ पर जो दार्शनिक राज्य होता है वो एक न्याय के आधार पर लोगों के साथ लोगों की भलाई करता है। वही सैन्य क्या करेगा? लोगों की रक्षा करेगा। और दोनों ही, शासन और सैन्य दोनों ही संरक्षक वर्ग में आएगा। ये उत्पादक वर्ग जो उन्होंने पहले कल्पना दे दी थी। तो ये एक प्रकार का पूर्ण राज्य होगा। न्याय, न्याय वाला राज्य है, ये एक प्रकार का क्या होगा? पूर्ण राज्य होगा, जिसकी संकल्पना वो प्लेटो के द्वारा की गई थी, ठीक है ना। तो पहले ये देखिए आप, उत्पादक वर्ग तो इसमें पहले भी था। लोग क्या सूरों की तरह रहते थे, या इच्छाओं, जैसे जैसे उनकी इच्छाएं बढ़ती गई, संसाधन सीमित होते गए, तो वहां पर क्या होगी? व्यक्ति वो जानवरों की भांति काम करेगा। ये उत्पादक वर्ग तो पहले था, लेकिन जो प्लेटो ने न्यायपूर्ण साम्राज्य की संकल्पना की, वहां पर एक शासक वर्ग हो गया और दूसरा हो गया सैन्य वर्ग। तो ये दो श्रेणियां वो नहीं आकर के यहाँ पर जुड़ गई थी, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर एक चीज और देखिए आप, यहाँ पर प्लेटो ने ये बता दिया, प्लेटो के द्वारा ये प्रतिपादित कर दिया गया था, प्लेटो के द्वारा यह माना गया, प्लेटो द्वारा यह माना गया था कि शासन, कि शासन क्या होता है? शासन सत्ता एक विशिष्ट वर्ग, एक विशिष्ट वर्ग के हाथ में होती है, विशिष्ट वर्ग के जिम्मे होनी चाहिए, जिम्मे होनी चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि समाज के अंदर बहुत सारे लोग रहते हैं लेकिन विशिष्टता है वो कुछ ही लोगों में पाई जाती है, ठीक है ना। ये उनका कहना था कि शासन सत्ता एक विशिष्ट वर्ग के जिम्मे होनी चाहिए, क्योंकि समाज के अंदर बहुत सारे लोग रहते हैं लेकिन कुछ ही लोगों के अंदर है वो शासक बनने की क्षमता होती है, उनके अंदर बुद्धि होती है। तो इस कथन पर टिप्पणी करते हुए किसने कहा था? फोस्टर ने, एम.बी. फोस्टर ने बताया था, एम.बी. फोस्टर ने, उन्होंने बताया था प्लेटो के सिद्धांत के दो तत्व देखे थे, दो तत्व देखे। एक तो था इसमें जो पहला जो था कि शासन, कि शासन कार्य राज्य का सारभूत तत्व है, सारभूत तत्व है, ठीक है ना। उन्होंने क्या बताया फोस्टर ने कि जिस प्रकार से प्लेटो ने कहा कि शासन सत्ता एक विशिष्ट वर्ग के जिम्मे होनी चाहिए, उसी प्रकार फोस्टर ने बताया कि शासन कार्य राज्य का एक सारभूत तत्व होती है। लेकिन मार्क्सवादी क्या मानते थे? मार्क्सवादी मानते थे शासन कार्य जो है
मार्क्सवादी इसके विपरीत मानते थे, वो आर्थिक तत्व को सारभूत मानते थे। ठीक है ना। दूसरा इन्होंने फोर्स ने क्या संकल्पना दी, क्या तत्व दिया था, उन्होंने किया था कि यह जो कार्य होता है शासक वर्ग का, यह जो कार्य है वो राज्य के भीतर ही होना चाहिए, राज्य के भीतर एक विशिष्ट वर्ग के पास होना चाहिए, एक विशिष्ट वर्ग के पास होना चाहिए, विशिष्ट वर्ग के पास होना चाहिए। ठीक है ना, विशिष्ट वर्ग के पास होना चाहिए, होना चाहिए। जबकि मार्क्सवादी क्या मानते हैं, मार्क्सवादी क्या मानते हैं भाई, मार्क्सवादी कहते हैं कि ये कार्य जो शासक वाला होता है, मार्क्सवादी ये मानते हैं ये सर्वाहारा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सर्वाहारा होना चाहिए, सभी लोगों के पास ये होना चाहिए। ठीक है ना। अब आगे जो बात करें हम, आगे जो हम बात करें कि जो प्लेटो ने आदिम राज्य में, प्लेटो ने आदिम राज्य में जहां सभी व्यक्ति समान है, जहां सभी व्यक्ति समान है, वहीं उसके निष्कर्ष निकल के ये आता है कि प्लेटो ने आदिम राज्य में जहां सभी व्यक्ति समान है, वहीं उसके जो न्यायपूर्ण या श्रेणी मूलक राज्य होता है, न्यायपूर्ण या श्रेणी मूलक, न्यायपूर्ण या श्रेणी मूलक राज्य में विषमता पाई जाती है। श्रेणी मूलक राज्य में क्या पाई जाती है, विषमता, राज्य में विषमता पाई जाती है। किस प्रकार की विषमता पाई जाती है, विषमता पाई जाती है किस प्रकार से, जैसे प्लेटो का क्या मानना है, प्लेटो का ये मानना है कि समाज के अंदर भिन्न भिन्न प्रकार के लोग रहते हैं, समाज में भिन्न भिन्न प्रकार के लोग रहते हैं और भिन्न भिन्न उनकी क्षमता होती है, भिन्न भिन्न प्रकार के लोग रहते हैं और भिन्न भिन्न लोगों की क्या होती है, क्षमता भी भिन्न भिन्न होती है, क्षमता भी भिन्न भिन्न होती है। ठीक है ना। तो जो विशिष्ट वर्ग होता है, जो विशिष्ट लोग होते हैं, उनके पास ये क्या होती है, शासक वर्ग जाता है, यानी भिन्न भिन्न प्रकार के लोगों में भिन्न भिन्न क्षमता होंगी, तो उनके सद्गुण भी क्या होंगे, भिन्न भिन्न होंगे, सद्गुण भी क्या होंगे, भिन्न भिन्न होंगे। प्लेटो ने ये बताया इस विशिष्ट राज्य के अंदर। तो यहां पर देखिए संरक्षक जो वर्ग उन्होंने बताया था, मैंने पहले ही आपको बता दिया कि प्लेटो ने जो संरक्षक वर्ग बताया था वो था एक तो शासक और दूसरा था वही उसके अंदर सैन्य वर्ग। ठीक है ना। संरक्षक वर्ग के अंदर दो ही लोग आते हैं, एक तो शासक और दूसरा सैन्य, जबकि उत्पादक वर्ग है वो इनके नीचे ही कार्य करता है। प्लेटो के द्वारा यह प्रतिपादन है वो अपने राज्य में किया गया था। ठीक है। आगे जब हम बात करें प्लेटो का जो आदर्श राज्य था, प्लेटो का आदर्श राज्य किस प्रकार से होगा, प्लेटो का आदर्श राज्य, प्लेटो का आदर्श राज्य की अगर हम बात करें तो प्लेटो ने बताया था कि आदर्श राज्य वही होता है, आदर्श राज्य वही होता है जहां पर न्याय की संकल्पना हो, न्याय की संकल्पना हो, वही आदर्श राज्य होता है। ठीक है ना। अब न्याय कितने प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है, दो प्रकार से न्याय की प्राप्ति है वो दो प्रकार से होती है। एक तो होता है शिक्षा, एक तो क्या होता है, शिक्षा होती है, और दूसरा होता है साम्यवाद, दूसरा क्या होता है, साम्यवाद होता है। न्याय की प्राप्ति है वो दो प्रकार से होगी, एक तो शिक्षा से होगी और दूसरा है वो साम्यवाद होता है। तो न्याय, तो यहां पर देखिए शिक्षा के माध्यम से जो न्याय प्राप्त होता है, शिक्षा के माध्यम से न्याय प्राप्त होता है वो सकारात्मक, वो क्या होता है, सकारात्मक व आध्यात्मिक साधन है, सकारात्मक व आध्यात्मिक साधन के रूप में होता है। न्याय वो सकारात्मक और आध्यात्मिक साधन के रूप में होता है। इसने देखिए यहाँ पर शिक्षा के माध्यम से जो न्याय प्राप्त होता है वो सकारात्मक व आध्यात्मिक साधन के रूप में होता है। तो इसलिए शिक्षा को क्या बताया था, शिक्षा को प्लेटो ने बताया था अंदरूनी आंख, अंदरूनी आंख की संज्ञा दी थी। प्लेटो ने शिक्षा को अंदरूनी आंख की संज्ञा दी थी। ठीक है ना, अंदरूनी आंख की उन्होंने संख्या दी थी। दूसरा क्या है, साम्यवाद से जो न्याय प्राप्त होता है, साम्यवाद से जो न्याय प्राप्त होता है वो नकारात्मक के रूप में होता है, नकारात्मक व भौतिक साधन के रूप में होता है, नकारात्मक भौतिक साधन के रूप में होता है। किस प्रकार से, अर्थात क्या कि मानसिक रोगों का मानसिक इलाज होता है। ठीक है ना, उन्होंने क्या बताया, मानसिक रोगों का मानसिक इलाज होता है, मानसिक
रोगों का मानसिक इलाज है। मानसिक रोगों का मानसिक इलाज क्या होती है? शिक्षा होती है। प्लेटो के द्वारा यह बताया गया था, जो लोग मानसिक रोगों से पीड़ित होते हैं उनका मानसिक इलाज शिक्षा के माध्यम से होता है। यानी ये एक प्रकार का भौतिक और बाह्य निदान है। यह प्रकार का भौतिक व बाह्य निदान होता है, बाह्य निदान होता है, ठीक है ना। तो जो न्याय की प्राप्ति प्लेटो ने बताई थी वो दो प्रकार से होती है, एक तो शिक्षा से और दूसरा होती है साम्यवाद के द्वारा, ठीक है ना। अब देखो, लोकतंत्र के रूप में, लोकतंत्र का आलोचक प्लेटो, लोकतंत्र का आलोचक प्लेटो, यानी प्लेटो कभी नहीं चाहते थे कि एक राज्य वो लोकतंत्र के रूप में पनपे। तो देखिए किस प्रकार से आलोचना की है प्लेटो ने। प्लेटो का जो तत्कालीन, प्लेटो तत्कालिक यूनानी राज्यों को किस प्रकार से मानते थे? शुक्रों की नगरी कहते थे वो, शुक्रों की या सूरों की नगरी होती है ये। क्यों मानते थे? क्योंकि यह दार्शनिक राजा नहीं बल्कि रानियों, यहाँ पर किसका शासन है? दार्शनिक राजा का शासन नहीं, राजा का शासन नहीं बल्कि किसका शासन है यहाँ पर? बल्कि यहाँ पर अनाड़ियों का शासन है। बल्कि किसका? अनाड़ियों का शासन है। यानी जो तत्कालिक यूनानी साम्राज्य था वहां पर उन्होंने बताया था कि यहाँ पर दार्शनिक राजा का शासन नहीं बल्कि नाड़ियों का शासन है, इसलिए यह शुक्रों की नगरी है। दूसरा क्या बताया? तो वो लोकतंत्र के कटु आलोचक थे, वे लोकतंत्र को नहीं मानते थे। क्यों नहीं मानते थे? लोकतंत्र को नहीं मानते थे क्यों? क्योंकि उनका मानना था, क्योंकि उनको मानना था कि जो लोकतंत्र होता है वो भ्रष्ट, अकुशल और अनाड़ियों का शासन होता है, अनाड़ियों का शासन होता है। यानी लोगों को ये मालूम नहीं होता कि कौन सा व्यक्ति किस प्रकार का शासक है वो बन सकता है। तो उन्होंने लोकतंत्र को बताया था भ्रष्ट, अकुशल और अनाड़ियों का शासन बताया था, ठीक है ना। तो यह जो राज्य था वो राज्य था तो जहां पर लोगों की अक्षमता होती थी, शासक के अंदर क्या होती थी? अक्षमता होती थी, उनके अंदर किसी प्रकार की क्षमता का न होना और न उनको जानकारी थी, उनको अज्ञान था। तो इस प्रकार का जो लोकतंत्र का शासन था तो वहां पर उन्होंने बताया था कि यह एक शुक्रों की नगरी होगी, क्योंकि यहाँ पर दार्शनिक राजा का शासन नहीं होगा, और दार्शनिक राजा का शासन नहीं होगा तो यहाँ पर शासन कौन करेंगे? अनाड़ी लोग करेंगे। तो लोकतंत्र को उन्होंने भ्रष्ट बताया था, अकुशल अनाड़ियों का शासन बताया था, और जो शासक होगा वो अक्षमता वाला होगा और उससे किसी बात का ज्ञान नहीं होगा। तो प्लेटो का जो राज्य था वो किस प्रकार से था? वो न्यायपूर्ण वाला राज्य था, न्याय वाला राज्य होना चाहिए। उसके अंदर तीन वर्ग होते हैं, एक तो शासक वर्ग होता है, दूसरा होता है सैन्य वर्ग, और तीसरा जो वर्ग होता है वो होता है उत्पादक वर्ग होता है। यहाँ पर उत्पादक वर्ग को अलग छोड़ करके शासक और सैन्य को संरक्षक वर्ग के रूप में उन्होंने बताया था। अब अगली क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे कि प्लेटो की जो शिक्षा व्यवस्था थी वो किस प्रकार की थी। अभी 2 क्लासों के अंदर प्लेटो का संपूर्ण इतिहास वो हम पूर्ण कर देंगे, उससे बाहर कोई प्रश्न आपकी किसी भी परीक्षा में नहीं बनने वाला होगा। आपको क्लास अच्छी लगी तो आप शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।